हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा लेक्चर 9 है जिसमें हम सेक्शन 15 टू 18 बीएसए का स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाओ सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 में हमें क्या बताया है? एडमिशन के बारे में बताया है कि एडमिशन क्या होता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि देखो, हम कोई भी अगर स्टेटमेंट बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है तुम उस चीज़ को एडमिट कर रहे हो या एडमिशन कर रहे हो। हम पढ़ेंगे एडमिशन है क्या। सेक्शन 15 क्या बोल रहा है एडमिशन के बारे में? एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। कह रहा है स्टेटमेंट तो है ओरल या डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। जिससे हमें क्या पता लग रहा है? विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of the persons and under circumstances hereinafter mentioned। इसका सीधा सा मतलब ये कि एडमिशन कोई भी स्टेटमेंट होती है बट जिसका रेफरेंस किसके रिगार्डिंग होएगा? हम फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग या रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग ही कुछ बोल रहे हो तो वो हमारा एडमिशन माना जाएगा। तो एक तरह से हम देखें कोई भी स्टेटमेंट वो होता है हमारा जीनस। स्टेटमेंट जीनस क्यों? इसमें हर तरह की स्टेटमेंट जो है हमारी इंक्लूड हो गई। बट जो एडमिशन क्या होगा? कोई ऐसी स्टेटमेंट जो हमारे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्ड में होगा वो हमारा मान लिया जाएगा इसमें से एडमिशन। ये हो गया हमारा स्पीशी। बट इसके अंदर भी अगर मैं पर्टिकुलर अपने गिल्ट को एडमिट कर रही हूँ कि हाँ ये मैंने गुनाह किया है, तो अगर मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रही हूँ जो मेरे गिल्ट को दिखाएगा, दैट इज कंसीडर्ड टू बी कन्फेशन। इसलिए हमने इसको क्या बोला? स्टेटमेंट को हमने बोला जीनस है, हमने एडमिशन को बोला कि वो स्पीशी है, और कन्फेशन क्या है? उसके भी अंदर वाला पार्ट जो क्या है हमारा सब स्पीशी। तो कन्फेशन हो गया जब हम अपना गिल्ट एडमिट कर रहे हैं। एडमिशन हो गया कोई भी स्टेटमेंट जो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्ड में होएगी। और स्टेटमेंट क्या हो गया? कोई भी नॉर्मल हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, दैट इज कंसीडर्ड टू बी स्टेटमेंट। अब इसी पैरे को हम कैसे बनाएंगे? टेबल फॉर्मेट में। क्या कि एडमिशन क्या होता है? कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट चाहे ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, बट जो हमारे किसके रिगार्डिंग है, सजेस्ट करती है इन एन इन्फ्रेंस फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्ड में है, वो ही हम उसको एडमिशन बोलते हैं। समझ गए? अब कौन कौन पर्सन कर सकता है वो हम आगे वाले सेक्शंस में अभी देखेंगे। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में, जो अभी हमें सेक्शन 16 में प्रोवाइडेड है। चलो हम पढ़ते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या है? एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। हमने क्या बोला? यहाँ पे एडमिशन कौन कर रहा है? कोई भी स्टेटमेंट जो फैक्ट इन इशू के रिगार्ड में है या रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्ड में है, कौन बोल रहा है? पार्टी बोल रहा है या उसका एजेंट बोल रहा है। कह रहा है स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग या बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी। या वो कौन बोल रहा है? एजेंट बोल रहा है। एडवोकेट भी हो सकता है वो पार्टी का। एजेंट का एग्जांपल दिया यहाँ पे। whom the court regard under the circumstances expressly and impliedly authorized by him। हमने बोला जब कोई पार्टी स्टेटमेंट दे रही है या कोई ऐसा पर्सन, मतलब जो एजेंट है, जो ऑथराइज है पार्टी के द्वारा, अगर वो भी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, हम उसको बोलेंगे एडमिशन। अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, आगे आएंगे एग्जांपल्स। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहे हैं इसका? स्टेटमेंट्स मेड बाय parties to suits suing or sued in a representative character are not admission। हमने क्या बोला? अगर सपोज रिप्रेजेंटेटिव सूट कौन सा होता है कि एक पार्टी, एक पर्सन कई लोगों के बिहाफ पे जब सूट इंस्टीट्यूट करता है तो वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है। हमें कहाँ दे रखा है? ये ऑर्डर 1 में दे रखा है। कहाँ पे? सीपीसी के। ओके, क्या बोल रहा है? वो एडमिशन नहीं होंगे unless they were made while the party making them held that character। हमने बोला कि अगर सपोज ए ने एक्स वाई जेड इन तीनों के बिहाफ पे इसने ए ने क्या किया? सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। मतलब ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव सूट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में कर रहा है। तो कल को अगर ए कोई एडमिशन दे रहा है तो हम उसका मानेंगे वो उसने रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में ही दिया है। बट अगर कोई अपना पर्सनल ओपिनियन देने चला ए, तो वो उसका रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में नहीं था, क्योंकि वो एक्स वाई जेड वाले सूट से रिलेटेड नहीं था। तो यहाँ पे उसका जो भी स्टेटमेंट वो देगा वो एडमिशन नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड उसने पर्सनल करेक्टर में दिया हो। बट अगर वो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, हम उसको क्या मानेंगे? एडमिशन मानेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं?
स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में है वो एडमिशन तब तक नहीं होंगे जब तक वो पार्टी उस करेक्टर में ही वो स्टेटमेंट नहीं दे देती। समझ गए? अगले पे आ जाओ। Persons who have any proprietary या pecuniary interest in the subject matter of that proceeding and who make the statement in their character of person so interested। हमने क्या बोला कि कोई ऐसा पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है जिसका क्या है, उसमें प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है या फिर कौन सा इंटरेस्ट है, उसका पेक्यूनरी इंटरेस्ट है। सपोज अगर ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, ए ने कोई भी अगर उस टाइम पे स्टेटमेंट दी है तो इसका मतलब उस सूट में कैसा इंटरेस्ट है, ए का प्रॉपर्टी वाला इंटरेस्ट है, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है। तो कोई भी स्टेटमेंट उस टाइम पे ए दे रहा है हम उसको क्या मानेंगे, एडमिशन मानेंगे। समझ गए? अगले पे आ जाओ। Persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit, वो भी एडमिशन माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? एडमिशन माने जाएंगे if they are made during the continuance of the interest of the person making the statement। इंटरेस्ट डिराइव हुआ है। चलो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा साफ कर दूं। ओके, हमने बोला जिससे इंटरेस्ट डिराइव हुआ है। सपोज ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी थी, ए ने बी को वो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी, ठीक है। अब क्या है, ओनर कौन हो गया इसका, बी हो गया। बी क्या हो गया, इस प्रॉपर्टी का ओनर हो गया। अब कल को बी को ये प्रॉपर्टी जो है बेचनी है, किसको बेचनी है, सी को। तो हालांकि ये केस किसके बीच में चलेगा, बी और सी के बीच में, क्योंकि सी ने हो सकता है कोई सूट डाल दिया हो किसके अगेंस्ट में, बी के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे ए को भी हम पार्टी बना सकते हैं और ए अगर कोई भी स्टेटमेंट देगा उसको भी हम एडमिशन मानेंगे। क्यों मानेंगे, ये वो स्टेटमेंट है जिससे जो बी है उसको इंटरेस्ट डिराइव हुआ है। दोबारा पढ़ो वो वाली लाइन जो थी, पर्सन्स फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट। पार्टीज को इंटरेस्ट मिला है, मतलब बी को इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी का कहां से मिला, ए से मिला, क्योंकि ए ओनर था, बी ने वो प्रॉपर्टी परचेज करी तो बी अब उसका क्या बन गया, ओनर बन गया। पर बी को वो इंटरेस्ट कहां से मिला, बी को ये प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कहां से मिला था, ए से मिला था। तो वो पर्सन जिससे उसको वो इंटरेस्ट मिला मतलब ए, तो अगर कल को ए भी कोई स्टेटमेंट देगा उस स्टेटमेंट को भी हम एडमिशन मानेंगे। समझ गए? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या एडमिशन विल एडमिशन ऑफ स्टेटमेंट बाय विटनेस, अगर सपोज कोई विटनेस जो है स्टेटमेंट दे रहा है, क्या वो हम उसको यहाँ पे रेलेवेंट बोलेंगे? आंसर इज नो। रीजन क्या है, हेडिंग पढ़ो दोबारा सेक्शन 16 की, क्या रहा है, एडमिशन सिर्फ और सिर्फ पार्टी के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा ही हम एडमिशन मानेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे विटनेस को इंक्लूड नहीं किया गया। ओके, अब आ जाओ अगले पे, सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 क्या बोल रहा है, एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। इसका मतलब एडमिशन कौन कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन कर रहा है पर जिसकी मुझे क्या प्रूव करनी है, पोजीशन प्रूव करनी है। देखते हैं कैसे, इसका इलस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे, पहले हम सेक्शन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स जिसकी पोजीशन या लाइबिलिटी जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट। अगर ए और बी है बट अगर मेरे को सी की स्टेटमेंट प्रूव करनी है तो मेरे को पहले सी की पोजीशन प्रूव करनी होगी ए और बी के रिस्पेक्ट में। तो एडमिशंस माने जाएंगे इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रेलेवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू सच पोजीशन, कि वो एक ऐसी पोजीशन अपनी हेल्ड करता है कि जो भी यहाँ स्टेटमेंट दे रहा है उसकी रेलेवेंसी मानी जाएगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमें उसकी पोजीशन प्रूव करनी पड़ेगी। एंड इफ दे आर मेड वाइल द पर्सन, वेल्स मतलब वाइल द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाइज सच पोजीशन या सब्जेक्ट टू एनी सच लायबिलिटी। देखो इसका इलस्ट्रेशन देखो, फिर समझ आएगा। इलस्ट्रेशन बोल रहा है, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए ने क्या बोला, ठीक है भाई साहब मैं कलेक्ट करूंगा रेंट, किसके लिए, बी के लिए। बी ने ए को सू कर दिया, क्यों, तूने रेंट कलेक्ट नहीं किया जो मेरे को सी से मिलना था। बी ने क्या कर दिया, सू कर दिया ए को फॉर नॉट कलेक्टिंग द रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, जो बी को रेंट मिलना चाहिए था सी से, उसके लिए ए को सू कर दिया हमने। ए ने डिनाई किया डेट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी, ए मना कर रहा है, कह रहा भाई कोई रेंट नहीं था सी से। ठीक है भाई, अ स्टेटमेंट बाय सी, अब यहाँ पे क्या करा,
हमने बोला ए और बी के बीच में केस चला, बी ने क्या किया, सू कर दिया ए को। क्यों? क्योंकि ए को जिम्मेवारी दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि ए को जो है रेंट कलेक्ट करने हैं, बट बी ने एलिगेशन क्या लगाया, भाई तूने जो है सी से मेरा रेंट कलेक्ट ही नहीं किया। अब स्टेटमेंट, कोई भी अगर स्टेटमेंट सी देगा, क्या बोल रहा है, दैट ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन। स्टेटमेंट खुद सी दे रहा है कि भाई मेरे को तो बी को रेंट देना था, तो ये इटसेल्फ में एडमिशन माना जाएगा, क्योंकि ये रेलेवेंट फैक्ट हो गया है ए के अगेंस्ट में। इफ ए डिनाइज, भाई सी का तो कोई रेंट ही नहीं था, तो इसका मतलब जब यहाँ पे ए डिनाई कर रहा है कि भाई साहब बी, सी से मुझे कोई रेंट नहीं लेना, कोई उसका बकाया रेंट नहीं है, बट सी तो खुद बोल रहा है कि यार मेरे को तो बी को रेंट देना था, तुमने मेरे से रेंट क्यों नहीं लिया। तो ये जो स्टेटमेंट सी ने दी है वो स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी, एडमिशन मानी जाएगी। किसके अगेंस्ट में, एज अ रेलेवेंट फैक्ट ए के अगेंस्ट में, क्योंकि ए इस फैक्ट को डिनाई कर रहा था। समझ गए? तो ये रेलेवेंट फैक्ट हमारा माना गया यहाँ पे, क्या चीज़, जो एडमिशन किया गया किसके द्वारा, सी के द्वारा। समझ गए? आ जाओ अगले पे। ये जो है इलस्ट्रेशन से ही समझ आता है, तभी मैंने बोला इसका इलस्ट्रेशन समझेंगे तब समझ आ जाएगा। अब आ जाओ इस वीडियो के लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन 18 पे। क्या बोल रहा है, एडमिशंस बाय पर्सन्स। अब यहाँ पे कौन है, पर्सन है। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा, पार्टी के द्वारा एडमिशन पढ़ लिया, उसके एजेंट के द्वारा हमने एडमिशन पढ़ लिया, और इससे पहले सेक्शन 17 में हमने क्या पढ़ा, जिसकी पोजीशन हमें प्रूव करनी है, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो भी हम एडमिशन मानेंगे। अब आ जाओ, एडमिशन किसके द्वारा, पर्सन के द्वारा, जो एक्सप्रेसली रेफर किसने किया है, पार्टी ने रेफर किया है। अब इसका भी हम इलस्ट्रेशन समझेंगे। पहले हम सेक्शन देखते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admission। कह रहे हैं कोई हमारा मैटर चल रहा था, मतलब हमारा कोई लड़ाई वाला डिस्प्यूट चल रहा था, उसके रिगार्डिंग अगर पार्टी ऐसे कह रही है, जा तू ना उसको जाकर पूछ ले, तो जो उसको जाकर पूछ ले वो कोई भी स्टेटमेंट देगा ना, वो एडमिशन माना जाएगा। आ जाओ इलस्ट्रेशन पे। द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड और नॉट। ए ने बी को हॉर्स वो किया, बेचा, सोल्ड किया, सेल किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है कि क्या जो ए ने बी को घोड़ा बेचा है, क्या वो सही है या नहीं, क्या वो साउंड है या नहीं। ए क्या कहता है बी को, अब बी को तो ये डाउट होएगा कि साउंड है कि नहीं, तो मैं कैसे पता करूं। ए कह रहा है बी को, जा ऐसा कर, सी से जाके पूछ ले, सी को ना सब पता है। अब जो भी यहाँ पे सी स्टेटमेंट देगा वो क्या मानी जाएगी, एडमिशन माना जाएगा। दोबारा देखो इलस्ट्रेशन को। क्वेश्चन इज, क्या जो हॉर्स दिया गया वो साउंड है या नहीं। ए कहता है बी को, जा जाके ना सी से पूछ ले, सी को ना सब पता है। तो भाई जो सी की स्टेटमेंट है वो क्या मानी जाएगी, एडमिशन मानी जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 18। 15 में हमने पढ़ा एडमिशन के बारे में कि क्या कुछ होता है एडमिशन में। सेक्शन 16 में क्या पढ़ा, क्योंकि 15 में बोला वो सारी स्टेटमेंट एडमिशन होएगी जो हेयर इन आफ्टर गिवन है। हेयर इन आफ्टर मतलब सेक्शन 16 से 18 में हमने देखा, 16 में पार्टी के द्वारा कोई स्टेटमेंट या एजेंट के द्वारा स्टेटमेंट, 17 में हमने देखा पोजीशन प्रूफ करनी होगी उस बंदे की स्टेटमेंट, 18 में देखा जो पार्टीज एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली रेफर करती है कि इस पर्सन से जाके पूछ ले, वो सारी स्टेटमेंट्स क्या मानी जाएंगी, हमारी एडमिशन। समझ गए? तो इस वीडियो में हमारा इतना ही, हम आगे 19 से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।